नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पीएम मोदी निकालेंगे 14 रैलियां, 8 रैलियां और रोड शो के जरिए अमित शाह भरेंगे हुंकार। लिस्ट में सीएम योगी से लेकर कई धुरंधर नेताओं के नाम। चुनाव से पहले ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। विधायकों की टिकट काटे जाने को लेकर पार्टी के अंदर बगावत तेज। पुराने नेताओं में भारी नाराजगी। तो वहीं फिर से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर बवाल तेज। फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर हो रहा विरोध। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। फिल्म को बैन करने की उठाई जा रही है मांग। जंग के बीच ईरान को बड़ा झटका। ईरान के ब्रिगेडियर अली मोहम्मद की जंग में मौत। तो उधर मौत की अटकलों के बीच लाइव आए नेतन्याहू, बोले अभी मैं जिंदा हूं। पाकिस्तान में खिंच गई तलवार। सेना और आईएसआई में दरार, बड़े फेरबदल की संभावना। तो वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फिर से चिताया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के धुआंधार प्रचार की। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती दे रही है। पार्टी के बड़े नेता लगातार राज्य में दौरे और रैलियां कर रहे हैं। अब मैदान में बीजेपी के धुरंधर नेता उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में कई बड़े कार्यक्रम करेंगे। पीएम मोदी करीब 14 रैलियां और रोड शो करेंगे। वहीं अमित शाह भी पीछे नहीं है और उनके कम से कम 8 कार्यक्रम तय किए गए हैं। शाह का फोकस संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि जेपी नड्डा 6 जनसभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में 8 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके कार्यक्रमों में रोड शो और जनसभाएं शामिल होंगी। इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती भी इस चुनावी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वो राज्य में 10 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें रोड शो और जनसभाएं शामिल होगी। सर, बहुत बड़ी रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतरने वाली है। तैयारी तो जबरदस्त दिख रही है। इसको कहते हैं कैंपेन नहीं, ये कारपेट बॉम्बिंग है। आपने कुछ लोगों के नाम बताए, इसके अलावा भी कई सारे मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है। बहुत सारे पॉपुलर सिंगर, गायक, लीडर्स, ये सब बंगाल पहुंचने वाले हैं। 14 रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे और उसके साथ उनका रोड शो भी होगा। 14 रैली का मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिन जिन इलाकों में बीजेपी का फोकस है, वहां सीधे सीधे प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट तो आप वैसे हटा दीजिए जहां मुसलमानों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि बीजेपी को जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर आप उसको माइनस कर दें तो ऑलमोस्ट एवरी जो रीजन है बंगाल के अंदर, वहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं। एंड ही इज अ ग्रेट कैंपेनर। वो हारी हुई बाजी को पलटने में सक्षम है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब इस तरह की खबर आती है, कितने सारे बड़े बड़े नेता, योगी भी आ रहे हैं, तो नितिन नवीन भी आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम निकलता है। अभी देखिए, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इतने सारे कार्यकर्ता सड़क पे कैसे आ रहे हैं। उस डर और खौफ का माहौल जो था वो खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से लगातार पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर तबादले पे तबादले कर रही है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी जगा है। तो आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। जी, तो बीजेपी का ये प्लान साफ तौर पर दर्शाता है कि पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। लगातार रैलियां, रोड शो और जनसभाओं के जरिए बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने और सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। पर ममता बनर्जी
टीएमसी पार्टी का प्रचार तो काफी स्लो है और एक साथ ममता बनर्जी कई परेशानियों में भी घिरी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी पार्टी के अंदर है। दरअसल चुनाव को लेकर टीएमसी की लिस्ट से 74 विधायकों का नाम हटाए जाने से पार्टी के अंदर विद्रोह बढ़ता जा रहा है। पुराने नेताओं के नाम हटाने को लेकर नेताओं में नाराजगी है। पुराने नेताओं का आरोप है कि टिकट उन लोगों को दिए गए हैं जो पार्टी की नीतियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। साथ ही चुनाव आयोग की सख्ती से ममता बनर्जी काफी परेशान है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर अभूतपूर्व और चिंताजनक कदम उठा रहा है। उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बताए हैं। सर, ममता बनर्जी की पार्टी में इतनी ज्यादा बगावत की खबरें क्यों आ रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कैंपेन का पूरा रूपरेखा तैयार कर रही है। उनके कार्यकर्ता, उनके लीडर वो सड़क पे उतर के अब कैंपेन शुरू कर चुके हैं। ममता बनर्जी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं। एक तो आप लगातार 2-2 चिट्ठियां लिख रही हैं, भाई टाइम लगता है उसमें। इसका मतलब आपको लग रहा है कि आपके प्रचार में उतना दम नहीं है जितना ये सब करने से। कल्याण बनर्जी को आपने भेज दिया कहाँ? हाई कोर्ट के अंदर। किस बात के लिए? यही सब आरोप लगा करके कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, तबादले कर रहा है, ये अधिकार नहीं है, वो नहीं है। आप कह रही है कि भाई अघोषित इमरजेंसी है। भाई पार्टी को कौन ख्याल रखेगा? जो सिर्फ 74 की बात नहीं है, खबर तो यह आ रही है कि इन मास हर जगह पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है। अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा। ममता बनर्जी क्या कर रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां इस वक्त आपको पार्टी को एकजुट करना, नेताओं को एक साथ साधना और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको मैदान में उतर के कैंपेन करना चाहिए, आपके यहां विद्रोह हो रहा है। लोग पार्टी छोड़ने के लिए लालायित हैं, इधर उधर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत जगहों पे सीट की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि टीएमसी वाले जो बड़े बड़े लीडर हैं वो तो अब दरवाजा खटखटा रहे हैं, कांग्रेस का भी और बाकी छोटी छोटी पार्टियों का भी। तो ये हालत हो गई है। ममता बनर्जी की जो कैंपेन अभी तक वो लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि बाकी पार्टियों की तैयारी और बाकी राज्यों में अगर आप देखें तो किस तरीके से चुनावी माहौल बन गया है। आई थिंक ममता बनर्जी को ये सब जो शिकायत वाली चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, तो तरह तरह की चीज़ें, उससे बचने की आवश्यकता है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसके लिए एक्टर्स की खूब तारीफ भी हो रही है। लोग फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ फिल्म को लेकर बयानबाजी और फिल्म का विरोध भी काफी हो रहा है। कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की चीजों को कौन देखेगा और कौन इस पर विश्वास करेगा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने फिल्म की कहानी और उसके मकसद पर सवाल खड़े किए हैं। फिल्म में अतीक अहमद को आईएसआई और आतंकी संगठनों से जोड़ने को लेकर विपक्ष ने इसे प्रोपेगेंडा बता डाला है। नोटबंदी के सीक्वेंस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म को बैन करने की मांग तेज हो गई है। सर, फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोग तो काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां, इन्हें क्या दिक्कत हो गई है कि फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है? देखिए, ये अपना बाजा बजाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म ने ऐतिहासिक कमाई कर ली पहले दिन ही। कोई बता रहा था, कोई आंकड़े दे रहा था 145 करोड़ रुपए। कोई पहले फिल्म होती थी कि 100 करोड़ के इसमें गई, यानी 100 करोड़ के क्लब में कोई फिल्म सुपरहिट होती थी और उसको माना जाता था कि बहुत अच्छा। ये तो पहले दिन ही इन्होंने कमाल कर दिया। तो खैर, दुनिया कुछ और तरफ जा रही है, आपका भोंपू कुछ और बज रहा है। सारी दिक्कत क्या है? 3 मुद्दों को लेकर। एक, मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाया गया है। मुसलमानों को नहीं दिखाया गया है, पाकिस्तान को दिखाया गया है। नंबर 2, हिंदुस्तान के माफिया का रिश्ता आईएसआई के साथ है। ये अतीक अहमद के ऊपर ऑलरेडी पहले भी खबर आ चुकी है कि आईएसआई के साथ इनका तालमेल था। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग एक मुस्लिम लीडर के साथ ऐसा हो रहा है। आप मत भूलिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लीडर ने कहा था कि जब अतीक अहमद को मार दिया गया, लोगों ने आकर के मार दिया, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसका बदला लेंगे।
तो अतीक अहमद जी इनके लिए बहुत बड़े नेता, इनके लिए बहुत बड़े सेक्युलरिज्म का जो है ये माफिया, ये गुंडा जो है सेक्युलरिज्म का एक प्रतीक चिन्ह था। अफजल अंसारी प्रतीक चिन्ह था। अब उनकी इस हकीकत दिखाई जा रही है तो इनको लग रहा है कि ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और एक और बात कि इसमें नोटबंदी के कारणों को भी इस फिल्म में बताया गया है। जनता पसंद कर रही है, फिल्म है, फिल्म आएगी, कुछ दिन चलेगी, फिर चली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इनको मिर्ची लग रही है, ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। हिंदुस्तान का विपक्ष जरूर ये आईएसआई के साथ इनकी भी साठगांठ होगी, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। जी, अब बात ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग की। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की जंग थमने की बजाय तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां ईरान खाड़ी के देशों के तेल और गैस को टारगेट कर रहा है, वहीं इजराइल ने सीरिया में भी बमबारी शुरू कर दी है। आज जंग का 21वां दिन है, पर जंग शांत होता नहीं दिख रहा। जंग के बीच ट्रंप ने कहा कि वो कहीं भी सेना तैनात करने पर विचार नहीं कर रहे, तो उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव आकर अपनी मौत की अटकलों को खारिज कर दिया और बताया कि वो अभी जिंदा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की अब परमाणु ताकत खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि वो ये जंग जीत रहे हैं और ईरान युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो गया है। साथ ही आज एक ये भी खबर सामने आई कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। ईरान पर हुए हमलों में नैनी मारे गए हैं। सर, ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इतने दिनों से ये रूमर्स फैल रही थी कि नेतन्याहू की मौत हो गई है, लेकिन वो खुद लाइव सामने आ गए। देखिए, नेतन्याहू की मौत के बाद इजराइल कोई एक्शन नहीं लेता अगर मौत हो गई होती तो। ये जो इकोसिस्टम ने लेफ्ट लिबरल कबाल का, खास करके उसमें जिहादी भी जो मिल जाते हैं, ये बार बार ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ईरान बहुत तगड़े तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है, इजराइल तबाह हो गया है। दिक्कत क्या है कि उनके ऊपर कुछ न हुआ था, न कभी हो सकता है। कारण कि ये तो कहते हैं ना कि भाई उल्टी कहानी, उल्टी गंगा बहाने जैसी बात हो गई। नेतन्याहू के लोकेशन के बारे में चीजें लीक होगी तब तो उसके ऊपर आप हमला कर सकते हो। अब आप तो आकर के बता दिए कि भाई देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के मैं जिंदा हूं, लेकिन इधर कोई पूछ रहा है कि कहां पे अभी वर्तमान ये खामनेई का जो बेटा है वो अभी तक तो सामने आया नहीं। इसका मतलब ये है कि आदर वो बुरी तरीके से घायल है या उनकी मौत हो गई है। नंबर 2, लालजानी की मौत हो गई। भाई सबकी मौत हो रही है ना। आपने गिनाया कि चीफ स्पोक्स पर्सन निपट गया, मैं एक और गिना देता हूं। अभी बस खबर ही आई थी कि वहां जो बासेज, मैं बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस ब्रिगेड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बासेज वो एक ऐसा पारामिलिट्री यूनिट है जो ईरान की जनता के ऊपर नजर रख करके वहां के सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट करने वाली एजेंसी है। और उसका भी आज चीफ मारा गया। उसका खुफिया का जो चीफ था, उसके जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ था, वो भी मारा गया। और सुलेमानी जो इस ब्रिगेड का चीफ था, वो लजरानी के साथ भी मारा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर लूजिंग मेन, हायरार्की खत्म हो रही है, कमांड कंट्रोल सिस्टम ईरान का खत्म हो रहा है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मसला है वो अब एक बड़े बैटल में तब्दील होने वाला है। जी, तो वहीं युद्ध की वजह से पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई, गरीबी और ज्यादा बढ़ने की खबर है। हालात और ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए पाकिस्तान सरकार एहतियात बरत रही है। अब तो शहबाज शरीफ ने जनता से आधिकारिक तौर पर पेट्रोल डीजल के कम से कम इस्तेमाल की अपील कर डाली है। तो उधर पाकिस्तान के 2 पावर सेंटर यानी कि सेना और आईएसआई में दरारें भी उभर आई हैं। पाकिस्तान जिस आईएसआई पर प्यार लुटाता है उससे खुद आसिम मनूर खफा बताए जा रहे हैं। अब आईएसआई में बड़े फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्ला अखुंदाजा ने पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है। ईद उल फित्र के मौके पर कंधार के ईदगाह में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि तालिबान किसी भी तरह की सैन्य धमकी या हमले से डरने वाला नहीं है। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में जो खबर आ रही है कि नाउ इट इज
अ डन डील कि पाकिस्तान को इस युद्ध में आना पड़ेगा। सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि वो अब ईरान के ऊपर हम हमला करने जा रहे हैं। यूएई ने कहा कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। ये मामला शिया सुन्नी का हो गया है और इसीलिए पाकिस्तान से ये अपेक्षा है कि वो इस युद्ध में शामिल हो। और जो पाकिस्तान के इंटरनल खास करके आर्मी से जुड़ी हुई खबरें बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि उनको ऑलरेडी आदेश दे दिया गया है, छुट्टियां ईद के बाद खत्म कर दी गई हैं और सबको वापस बुलाया गया है और एक वॉर प्रिपेयर्डनेस, मतलब ये सेना सऊदी अरब जाएगी या पाकिस्तान के तरफ से ही ईरान के ऊपर हमला करेगी, ये ऑलरेडी खबर आ रही है। अब जब ये खबर आ रही है कि भाई आप ईरान के लिए, जहां खामनेई मारा गया, आप अमेरिका और इजराइल के साथ मिलके आप युद्ध करना चाह रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हो गया है वहां की सेना में और इसलिए जो आईएसआई के चीफ को हटाने की बात की जा रही है, बाकी अधिकारियों को हटाने की बात की जा रही है, वो इसलिए क्योंकि कि युद्ध में शामिल होना है या नहीं होना है, इसको लेकर के आर्मी दो फाड़ में बढ़ चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।